विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूं आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुंचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूं उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। अब कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? अब नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप 2 ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तो आओ, अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार? इतना टाइम थोड़ी ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाएं वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर? मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा। और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले, सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे, और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो, भैया आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था। आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी, आ गए आप लोग? थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला।
ढेला ही मिलेगा ना। पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए हैं ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी। पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। जमीन हमारी तो क्या, किसी के भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया, पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी। ये देख रही हो, ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ, तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी, ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी, लक्ष्मी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला? जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो।
शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया, पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप चिंता मत करो। और माँ, पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते, हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है, वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है, हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहां रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तख्त पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा न हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ।
पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है। वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी।